वेलकम टू आवर चैनल शाइन अवार्ड। तो इस वीडियो में हम लोग एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हिंदी का। जो आपका हिंदी का एक खंड है, खंड काव्य, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आपका एक खंड काव्य पूछा जाता है और आपको लिखना होता है। ये जो खंड काव्य होता है ये आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आलोक व्रत। जो आलोक व्रत खंड काव्य है ये लिखा है गुलाब खंडेलवाल के द्वारा। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में वो लगता है? इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर और आज ऐसे जिलों के में जो क्या लगता है, ये आलोक व्रत लगता है। मतलब कि अगर जो आप इन जिलों से हैं तो आपका जो खंड काव्य आएगा उसमें आपको आलोक व्रत लिखना होगा। तो चलिए हम लोग आलोक व्रत देखते हैं। और अगर जो आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस डिस्ट्रिक्ट का भी जो है खंड काव्य देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आलोक व्रत खंड काव्य है इसमें गांधी जी की बारे में बताया गया है बेसिकली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस किस तरीके से पूछा जाता है, हमने सब कुछ लिखा हुआ है। और ये कब कब पूछे गए हैं इसके हम लोग ने सन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि हर ही बार पूछा जाता है। खंड काव्य कंपलसरी है, वो हमेशा आता है। आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आलोक व्रत खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आलोक व्रत खंड काव्य में स्वतंत्रता संग्राम की झांकी के दर्शन होते हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो आपके क्वेश्चन है बेसिकली वो बहुत टाइप से बन सकते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चंस भी देखने हैं कि किस किस टाइप से बन सकते हैं। और जो आपका खंड काव्य है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आलोक व्रत के बारे में कुछ देखेंगे। तो जो आलोक व्रत खंड काव्य है इसकी रचना किसने की है? कविवर गुलाब खंडेलवाल द्वारा की गई है। और इस खंड काव्य की कथा युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु निम्नलिखित है। मतलब कि ये जो खंड काव्य है किसके द्वारा लिखा गया है? गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बेसिकली लिखा किसके बारे में गया है? तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी, मतलब कि जो हमारे बापू जी हैं, हमारे महात्मा गांधी, उनके बारे में इस खंड काव्य में प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो खंड काव्य होता है ये आपको पता है ये सर्ग में डिवाइड रहता है। तो ये जो आलोक व्रत है इसमें टोटल 8 सर्ग हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। मतलब कि आपका ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि आप प्रथम सर्ग की व्याख्या कीजिए, या फिर 33 सर्ग की व्याख्या कीजिए, या फिर 7वें सर्ग की व्याख्या कीजिए, या फिर आप जो है महात्मा गांधी के जीवन का चित्र लिखिए। आपको ये क्वेश्चन कैसे भी आपका पूछा जा सकता है। और ये अथवा में क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी एक सर्ग का व्याख्या कीजिए, या फिर उसमें किसी एक पूरी के पूरी कथा वस्तु लिखिए। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ना ये पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से समझना होगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका प्रथम सर्ग है वो है भारत का स्वर्णिम अतीत। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत क्या आ जाता है? हमारे भारत का स्वर्णिम अतीत आ जाता है। जो हमारे भारत का अतीत है उसके बारे में हमारे प्रथम सर्ग में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। मतलब कि 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भी कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जो है वहाँ पे हुआ था। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि समस्त दानवीय एवं पौष्टिक शक्तियाँ भी उनके सामने टिक न सकी। ब्रिटिश शासन भयभीत हो गया था। गांधी जी ने अपने साहस और शक्ति से शासन के क्रूर अत्याचारों और दमनकारियों के कार्यों से जनता को शक्ति प्रदान की। गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को नवीन जीवन श्रोता मिला था। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है कि गांधी जी की स्टार्टिंग बताई गई है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और जो है उन्होंने जो है सत्य अहिंसा को अपनाते हुए हमारे भारत देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया था। यही हमारे प्रथम सर्ग में बताया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में क्या है? गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। मतलब कि जो गांधी जी थे उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, मतलब कि स्टार्टिंग का। तो क्वेश्चन कैसे मिल जाता है? ऐसे होता है जैसे आलोक व्रत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन हो जाता है आपका, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मिले तो आपको बस यही छाप देना है। तो क्या है? युवा होने पर गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। गांधी जी की वाइफ कौन थी? कस्तूरबा थी। कुछ समय पश्चात ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात गांधी जी अपने पिता के पास नहीं थे। फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए थे। गांधी जी की माता को यह डर सता रहा था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर मांस मदिरा का सेवन न करने लगे। अतः विदेश जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया कि मांस मंदिराची से बचने की शपथ दिलाकर माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। ठीक है, ये ऐसा अगर जो आप लिख देते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वैसे अगर जो आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो क्या था, मतलब कि गांधी जी के इनकी स्टार्टिंग में इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा जी के साथ में। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद जो गांधी जी अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड चले गए थे। तो जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उनकी मम्मी को लग रहा था, माता जी को लग रहा था कि कहीं वो वहाँ जाकर जो है मांस मदिरा इन सब चीज़ों की गलत उनको आदत ना लग जाए, इसलिए उन्होंने उनसे वचन दिलाया था कुछ ऐसे शब्द बोलकर ताकि वो ये सब ना करे। तो फिर अपनी शिक्षा समाप्त कर गांधी जी स्वदेश लेते, स्वदेश मतलब कि अपने भारत देश में लौटे। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माता उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई हैं। यह सुनकर उन्हें अत्यधिक कष्ट हुआ। तो ये था हमारा द्वितीय सर्ग। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है हमारा तृतीय सर्ग। इसमें क्या है, तृतीय सर्ग में गांधी जी का अफ्रीका प्रवास होता है। मतलब कि गांधी जी अब तृतीय सर्ग में क्या होते हैं, अफ्रीका जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बन जाता है, आलोक व्रत खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर खंडकाव्य की तृतीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए, या फिर ऐसे करके 2-3 टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इसमें यही वाला आंसर लिखना है। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गांधी जी रेल से प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें अपमानित करके गाड़ी से नीचे उतार दिया। रंगभेद की इस नीति को देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। तो क्या हुआ था, जो गांधी जी थे वो एक बार दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे, एक रेल से यात्रा कर रहे थे, रेल वही ट्रेन प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में वहाँ पे यात्रा कर रहे थे। अच्छे से टिकट लिया हुआ था उन्होंने, आराम से कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक गोरा से क्या मतलब है, यहाँ पे जो भी वहाँ का अंग्रेज था वो उसने क्या किया था, गांधी जी को उनके कलर के चलते मतलब कि उन्होंने कहा कि तुम ब्लैक कलर में हो। मतलब कि हम लोगों की स्किन टोन क्या होती है, हल्की सी डार्कन होती है, बजाय किसके जो बाहर वाले होते हैं, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं या फिर जो अंग्रेज होते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं। तो गांधी जी को उनके कलर की वजह से, उनकी स्किन कलर की वजह से उन्होंने क्या किया था, ट्रेन से बाहर निकाल दिया था कि मतलब उतरो, आप लोग नहीं बैठ सकते यहाँ पे। तो इसको देखकर, ये जो रंग भेद का सिस्टम था, इसे देखकर जो गांधी जी को है बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। वह शांत भाव से एकांत में बैठे ठिठुरते रहे। वे वहाँ बैठे बैठे भारतीयों की दुर्दशा का चिंतन करने लगे। उन्होंने अपनी मातृभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठ के मानवता का उद्धार का संकल्प लिया। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। तो क्या किया था उन्होंने, जब उनका साथ ऐसा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वो गांधी जी पढ़ लिखे तो थे ही, मतलब इंग्लैंड वगैरह में पढ़े थे। तो सोचे जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इतना मतलब कि ऐसे कर सकते हैं ये लोग, तो जो भारत की जनता है, जो आम जनता है, जो कि ना ही ज़्यादा पढ़ी हुई है और ना ही ज़्यादा उसके पास रुपये पैसे हैं, तो उसके साथ कितना बुरा होता होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचकर गांधी जी को बहुत ही बुरा लग रहा था। तब उन्होंने जो है एक मानवता की लहर चलाई थी, जो उसको उन्होंने सत्य और अहिंसा का नाम, मतलब सत्य और अहिंसा के चलते किया था, और जिसे क्या नाम मिला था, सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से सैकड़ों सत्याग्रही को नेतृत्व किया और संघर्ष में विजय प्राप्त करी। तो इनका जो संघर्ष का कार्य था, मतलब कि इनका जो आंदोलन वगैरह था, जो इनका स्वतंत्रता के खिलाफ जो ये सब था, ये सब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही स्टार्ट कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है हमारा चतुर्थ सर्ग, गांधी जी का भारत आगमन। तो वहाँ से जब इन्होंने ये सब हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, इनका भारत में आगमन हुआ था। ये इनकी कहानी जो गांधी जी का है ना, ये अप टू अप चलता आ रहा है। यहाँ पे सर्ग से डिवाइड कर दिया गया है, बाकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी इन्होंने कार्य किया बस वही है आपका आलोक व्रत। अगर जो आप इसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको खुद ही इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, हमेशा से हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बस ये है कि आपको इसको एक सीक्वेंस में लगाने की ज़रूरत है, बाकी सब आपको आता है। तो इसमें क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। भारत आकर उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु जागृत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय आदि अनेक प्रमुख देश प्रेमी उनके अनुयायी बन गए थे। तो मतलब कि इन सब लोगों ने एक टीम की तरह कार्य किया था। सब लोग मिलकर हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के खिलाफ खड़े हुए थे, केवल के स्वतंत्रता पाने के लिए खड़े हुए थे। गांधी जी के आह्वान पर देश के महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए। गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया था। आपका जो 12th का आपका चैप्टर है इंग्लिश का, चैप्टर 5 इंडिगो, तो उसमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि नील की खेती, चंपारण वाला आंदोलन क्या था गांधी जी का। तो वो आप पढ़ेंगे, अगर जो ऑफकोर्स पढ़ा होगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये वाला भी बेसिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिसमें वे सफल रहे थे। उनके भाषण सुनकर विदेशी सरकार विषम स्थिति में पड़ जाती थी। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अच्छी तरह निखर कर सामने आया था। उसके बाद आता है हमारा पंचम सर्ग। 5वां सर्ग क्या है, असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे भारत देश की स्वतंत्रता में। तो असहयोग आंदोलन क्या था,
तो गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन निरंतर बढ़ता गया, अंग्रेजों की दमन नीति भी बढ़ती गई। गांधी जी के ओजस्वी भाषण ने भारतीयों में नई स्फूर्ति भर दी, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी, ये यत्र तत्र सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। गांधी जी को बंदी बना लिया गया। जेल में गांधी जी अस्वस्थ हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अस्वस्थ हो गए और उन्हें जो है जेल से उसके बाद छोड़ गया था। गांधी जी ने हरिजन द्वार, हिंदू मुस्लिम एकता और इस टाइप की थोड़ी सी रचनात्मक कृतियाँ लिखी थी। ये मैं बाद में यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है पत्रिकाएं उन्होंने संपादित करी थी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सर्ग हमारा। उसके बाद आता है हमारा छठा सर्ग, जो कि था नमक सत्याग्रह। यहाँ पे बहुत ही ब्लर है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आता है छठा सर्ग, कौन सा हमारा, नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। तो इसमें क्या था, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान तक की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की थी और नमक आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे नमक, मतलब कि जो की रोज़ खाने वाली चीज़ होती है, उसको स्किप भी नहीं कर सकता कोई इंसान, उस पर बहुत ही ज़्यादा कर लगा दिया था, जिसके चलते जिसका खिलाफ करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती से डांडी तक की पैदल यात्रा करी थी, जो कि उनकी 24 दिनों में पूरी हुई थी। उन्होंने क्या किया था, साबरमती से चले, पैदल चले, सारे इकट्ठा करते गए, जितने भी लोग आंदोलन वाले थे सबको इकट्ठा करते हुए पैदल चले गए डांडी तक। वहाँ पे क्या किया गए, वहाँ पे जो है उन्होंने नमक बनाया और नमक बनाकर वहाँ पे जो है उनका अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया, जिसके चलते क्या किया था, अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को भी बंदी बनाया गया था। तत्पश्चात अंग्रेज शासकों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कवि ने वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना संबंधी कार्यालयों का सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद आ जाता है हमारा सातवां सर्ग। ये क्या है, वर्ष 1942 की जन क्रांति। सातवां सर्ग हमारा क्या है, वर्ष 1942 की जन क्रांति। इसमें क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग तो चाहती थी, परंतु उन्हें पूर्ण अधिकार देना नहीं चाहती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो क्या हुआ था, अंग्रेजों को क्या थी, भारतीयों की ज़रूरत थी, क्योंकि युद्ध वो अकेले तो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन वो चाहती थी कि जो हमारे भारतीय हैं वो उनकी हेल्प करें, लेकिन वो उन्हें अधिकार नहीं देना चाहती थी, कोई सिर्फ ऐसा चाहती, गुलामों की तरह कार्य कराना चाहती थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात वर्ष 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। संपूर्ण देश में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी थे। महाराष्ट्र, गुजरात उठे, पंजाब, उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर, मद्रास उधर, मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। तो ये ऐसे ही लिखा गया है यहाँ पे 2 लाइन, अगर जो आप लर्न कर सके तो लर्न कर लीजिएगा, आपका ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। इसमें क्या था, कवि ने इस आंदोलन का बड़ा ही ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद गांधी जी सहित सभी भारतीय नेता जेल में डाल दिए गए थे। इस पर संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। कवि ने पूर्ण बापू एवं कस्तूरबा के मध्य हुए वार्तालाप का भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उसके बाद आते हैं हमारे जो लास्ट सर्ग है, और जो कि है हमारा 8वां सर्ग, भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। बल्कि अब जाकर हमारी जो भारतीय स्वतंत्रता है वो जो है प्रकाश में आई। देशवासियों के अथक प्रयासों और बलिदान के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो गया। जो हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बल्कि अपनी जान देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया है। बहुत सारे देशवासियों ने अपना बलिदान दिया है हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो आखिरकार उनके अथक प्रयासों के कारण, अथक प्रयासों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। हिंसा की अग्नि चारों ओर भड़क उठी। इन सबको देखकर बाबू अत्यधिक व्यथित हो गए थे। वह कह उठे, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूँ, लपट में रोष को निज शीश धर दूँ। तो ऐसा था हमारा कुछ खंड काव्य। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट आ रहा हो, जो भी नहीं समझ में आ रहा हो, आप एक बार कमेंट में बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और बाकी अगर जो आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ कोई और खंड काव्य चलता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। हम लोग उसे भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।